नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। तो जैसा कि मैंने आप सभी को कहा था कि हम हरियाणा सीईटी के लिए हरियाणा जीके की क्लास के साथ साथ इंडिया जीके के प्रैक्टिस सेट जो हैं वो करने वाले हैं। और आज हमारा हरियाणा सीईटी के लिए जो इंडिया जीके का प्रैक्टिस सेट है वो प्रैक्टिस सेट नंबर 1 है। तो आप इसे स्टार्टिंग से लेके एंड तक देखें और यहाँ पे जितने भी क्वेश्चंस होंगे वो सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं या फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं जो हरियाणा के एग्जाम्स में आए हुए हैं, चाहे वो हरियाणा पुलिस का हो, हरियाणा एसआई का हो। इस तरीके के जो अलग अलग एग्जाम आपके पिछले 10-11 साल में हुए हैं वो सारे के सारे क्वेश्चंस आपको यहाँ पे मिलेंगे और काफी इंपॉर्टेंट। और उनसे रिलेटेड जितनी भी और ज्यादा जानकारी होगी वो मैं सारी प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगा। तो स्टार्ट करते हैं आज की पहली क्लास को बिना किसी देरी के। और आप इस क्लास को रेगुलर ज्वाइन करें, प्रैक्टिस सेट 1-2 जितने भी मैं एग्जाम तक लेके आऊं। और साथ में आप हरियाणा जीके की क्लास भी स्टार्ट करें। एक स्टूडेंट का कहना था कि सर पीडीएफ के थ्रू आप थोड़ा सा सिलेबस जल्दी कराओ, तो मैं उस बात के ऊपर बिल्कुल फोकस कर चुका हूं और हमने पीडीएफ तैयार कर ली है अपनी नेक्स्ट क्लास की, वो भी आपको जल्दी देखने को मिलेगी। यहाँ पे आप देख सकते हो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर है। इसमें ये पूछा गया है कि पार्ट नंबर 4 जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का वो इन 4 ऑप्शन में से किस चीज से डील करता है। यानी जो पार्ट नंबर 4 है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का उसमें किस बात का जिक्र किया गया है। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो पार्ट नंबर 4 है भाई उसके अंदर मेंशन है डीपीएसपी यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। अब डीपीएसपी तो हमें पता लग गया, पर अब हम इसे थोड़ा सा डिटेल में जानते हैं। देखो फंडामेंटल राइट जो है वो तो आपके है पार्ट नंबर किसमें, पार्ट नंबर 3 में। अगर आपसे वो ये पूछ ले कि फंडामेंटल ड्यूटीज किसमें है तो पार्ट नंबर 4A में है आपकी फंडामेंटल ड्यूटीज। उसके अलावा आर्टिकल 51A, आर्टिकल 51A में आपकी फंडामेंटल ड्यूटीज आपको मिलेंगी। उसके बाद आता है डीपीएसपी। जो डीपीएसपी है ये पार्ट नंबर 4 और आर्टिकल नंबर 36 से लेके 51 तक है। अब डीपीएसपी क्या है, अब कुछ ऐसे निर्देश हैं जो आपके दिए गए हैं संविधान के द्वारा राज्यों को कि आपको इस तरीके के काम करना चाहिए, जैसे ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत, यूनिफॉर्म सिविल कोड, इक्वालिटी को लेके इस तरीके की बातें यहाँ पे करी गई हैं। तो अनुच्छेद नंबर 36 से लेके 51 तक पार्ट नंबर 4 है जिसमें डीपीएसपी की बात करी गई है। ये जो फंडामेंटल राइट्स हैं ये हमने लिए हैं भाई अमेरिका से यानी कि यूएसए से। अगर आपसे कोई ये पूछ ले फंडामेंटल ड्यूटीज कहां से ली तो फंडामेंटल ड्यूटीज ली हैं यूएसएसआर से। अगर ये पूछ ले डीपीएसपी कहां से लिया तो डीपीएसपी लिए हैं आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन या आयरलैंड से। अब अगर आप ये सारी की सारी डिटेल्ड पीडीएफ चाहते हो तो आपको मिलेगी टेलीग्राम पे। आप जाके सर्च करें एग्जाम टॉक्स या चैनल के अबाउट में जाके भी देख सकते हैं। और आपका जो ये क्वेश्चन है कि पार्ट नंबर 4 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का किस चीज से डील करता है तो डीपीएसपी से ये डील करता है। आई थिंक इसमें हमें कोई डाउट नहीं होगा। अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आप रीड कर सकते हो और इसका जवाब जो है वो दे सकते हो। इसमें लिखा गया है कि आपका जो भारत का राष्ट्रपति है उसके पास पॉकेट वीटो है यानी वीटो पावर है। तो वो कितने समय तक इस वीटो पावर या पॉकेट वीटो का इस्तेमाल कर सकते हैं। मान लो कोई बिल आपका पार्लियामेंट पास करवाना चाहता है, लोकसभा और राज्यसभा, तो कितने समय तक भारत का राष्ट्रपति अपनी पॉकेट वीटो का इस्तेमाल कर सकता है। क्या 1 महीने, 6 महीने, 12 या कितने भी लंबे समय तक। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी जो है वो बिल्कुल सही होगा, क्योंकि भारत का राष्ट्रपति अगर पॉकेट वीटो यूज करता है यानी अब उस बिल के ऊपर कब फैसला लिया जाएगा नहीं लिया जाएगा कोई फिक्स नहीं है, कितना भी टाइम यहाँ पे लग सकता है। अब बात आती है भारत के राष्ट्रपति की। तो भारत के राष्ट्रपति के बारे में 2-3 हम बात कर लेते हैं। देखो इसकी क्वालिफिकेशन क्या है। अगर आप भारत के राष्ट्रपति बनना चाहते हैं तो आपकी एज कितनी होनी चाहिए तो आपकी एज जो है वो होनी चाहिए कम से कम 35 साल या 35 से ज्यादा आपकी एज होनी चाहिए। आप भारत के नागरिक हो, इंडियन होने चाहिए आप पागल भी ना हो यानी इंसोल्वेंट भी ना हो। इंसोल्वेंट का मतलब तो होता है दिवालिया, ठीक है। पागल का मतलब यहाँ पे लिखेंगे अनसाउंड ना हो भाई, ठीक है, यानी आप पागल ना हो। इसके अलावा एक क्वालिफिकेशन और, आप क्वालिफाइड हो यानी आप सदस्य बनने के लायक हो लोकसभा के, क्वालिफाइड फॉर लोकसभा। इसके अलावा एक क्वालिफिकेशन और है भाई। इसमें एक क्वालिफिकेशन और क्या है, एक क्वालिफिकेशन ये है कि अगर आप भारत के राष्ट्रपति बनना चाहते हैं तो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड ना करें। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड आप ना करें, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट
होल्ड ना करें, यानी किसी भी पद के ऊपर ना हो, सरकारी के ऊपर। सीधी सी भाषा में यही बात कर लेते हैं। अगर आप भारत के राष्ट्रपति बनना चाहते हैं तो ये बात आपकी कही गई है आर्टिकल नंबर 52 में कि भारत के अंदर एक राष्ट्रपति जो है वो होगा, और इसके जो इलेक्शंस हैं वो इनडायरेक्ट तरीके से होते हैं, यानी इसके इलेक्शंस में हम पार्टिसिपेट नहीं करते। पार्टिसिपेट कौन करता है? इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लोकसभा, राज्यसभा और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। आर्टिकल 52 में लिखा गया है। और प्रथम नागरिक कौन होता है भारत का? भारत का प्रथम नागरिक किसे कहा जाता है? फर्स्ट सिटीजन। किसे कहा जाता है? फर्स्ट सिटीजन आपका भारत के राष्ट्रपति को ही माना जाता है। ये चीज भी आई थिंक हम ध्यान रख लेंगे, कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है। तो पॉकेट वीटो भाई कितने भी समय तक अपना कर सकता है इस्तेमाल भारत का राष्ट्रपति, कोई फिक्स टाइम नहीं है। और राष्ट्रपति की कुछ एक क्वालिफिकेशन मैंने यहाँ पे आपको बताने की कोशिश करी है। अब आते हैं भाई अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो हमारा किस चीज से रिलेटेड है? इसमें कहा गया है कि देखो कुछ मुद्दे ऐसे होते हैं जिसपे लोकसभा तो उस कानून को बनाना चाहती है पर राज्यसभा नहीं बनाना चाहती। अगर राज्य बनाना चाहती है तो लोकसभा नहीं बनाना चाहती किसी मुद्दे के ऊपर कानून। तो उनके लिए कि भाई जरूरी है इसके ऊपर तो कानून बनाना होगा, तो दोनों को बुलाया जाता है और ज्वाइंट सीटिंग कराई जाती है। तो इसमें क्वेश्चन पूछा गया है ज्वाइंट सीटिंग अगर होगी पार्लियामेंट में तो उसकी अध्यक्षता कौन करेगा? भारत का प्रधानमंत्री, भारत का राष्ट्रपति या स्पीकर ऑफ लोकसभा या मुख्यमंत्री? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी जो है वो हमारा बिल्कुल सही होगा। यहाँ पे लोकसभा का जो स्पीकर होता है या लोकसभा का जो अध्यक्ष होगा वो अध्यक्षता करता है ज्वाइंट सीटिंग की। तो इस चीज को हम याद रखेंगे कि ज्वाइंट सीटिंग की अध्यक्षता जो है वो किसके द्वारा करी जाती है? वो करी जाती है लोकसभा के अध्यक्ष यानी स्पीकर के द्वारा। अच्छा, लोकसभा के अध्यक्ष तो कर लेंगे अध्यक्षता, पर यहाँ पे ज्वाइंट सीटिंग के लिए बुलावा कौन भेजता है? तो स्पीकर जो है वो नहीं, बल्कि यहाँ पे कौन? प्रेसिडेंट जो है वो ज्वाइंट सीटिंग के लिए इनवाइट करता है। कौन करता है भाई? प्रेसिडेंट। तो हम इसमें बता देंगे कि ज्वाइंट सीटिंग के लिए कौन बुलावा भेजता है भाई? प्रेसिडेंट जो है वो आपका भेजता है। इतनी चीज हमें यहाँ पे क्लियर हो चुकी होगी कि अगर आपका किसी मुद्दे के ऊपर कानून बनाना जरूरी है और आपके हाउस एग्री नहीं करते तो ज्वाइंट सीटिंग बुलाई जा सकती है भारत के राष्ट्रपति के द्वारा, और यहाँ पे आपके लोकसभा के अध्यक्ष स्पीकर जिसे हम बोलते हैं वो अध्यक्षता करते हैं। यहाँ पे अगला क्वेश्चन है कि जो भारत का राष्ट्रपति है, भारत का, यहाँ पे हिस्ट्री ज्योग्राफी सबके क्वेश्चन मिलेंगे भाई। भारत का जो राष्ट्रपति है वो कितने सदस्यों को क्या कर सकता है? नॉमिनेट कर सकता है राज्यसभा में? 5 को, 12 को, 1/5 को या 10 को? देखो जितने भी सदस्य आपके राज्यसभा में हैं उसमें से 12 सदस्य भारत का राष्ट्रपति क्या करता है? नॉमिनेट करता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी जो है वो हमारा सही होगा। पर यहाँ पे एक दो चीजें और जान लेते हैं हम, अगर राज्यसभा की बात ही आ गई, ठीक है, तो राज्यसभा की बात अगर आई है तो हम एक दो चीजें और जानते हैं राज्यसभा के बारे में। राज्यसभा के अगर आप सदस्य बनना चाहते हैं तो मेंबर अगर आप बनना चाहते हैं तो कितने हो सकते हैं मैक्सिमम मेंबर? फिलहाल तो है 245 और अधिकतम हो सकते हैं आपके 250। एज कितनी होगी भाई? एज होगी 35 साल, ठीक है। कितने टाइम के लिए बनते हैं? टर्म कितनी होती है इनकी? कार्यकाल कितना होता है? तो 6 साल इनका कार्यकाल जो है वो होता है। और इसमें जितने भी सदस्य हैं उनमें से 12 सदस्यों को नॉमिनेट करता है भारत का राष्ट्रपति, जो अलग अलग फील्ड के अंदर एक्सपर्ट हैं। यहाँ पे हमने ये देख लिया कि आज के समय 245, मैक्सिमम 250, एज कम से कम 30 होनी चाहिए और टर्म 6 साल। वही सारी सेम कंडीशन, भारत का नागरिक होना चाहिए, पागल ना हो, दिवालिया ना हो, उसके अलावा ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड ना करता हो, वो सारी चीजें। एक व्यक्ति कितनी भी बार सदस्य बन सकता है राज्यसभा का और लोकसभा का? अगर आप प्रधानमंत्री बनना चाहते हो तो राज्यसभा का सदस्य भी प्रधानमंत्री बन सकता है और लोकसभा का सदस्य भी प्रधानमंत्री बन सकता है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में यह कहा गया है कि जो आपका 1919 में रोलेट एक्ट पास किया गया था, 1919 में, जिसके विरोध में जलियांवाला बाग हत्याकांड भी हुआ था, तो जो रोलेट एक्ट है उसमें क्या कहा गया है कि कितने साल या कितने महीनों तक आप बिना ट्रायल किसी व्यक्ति को जेल में रख सकते हो? तो यहाँ पे 2 साल। कितने भाई? तो 2 साल तक आप बिना किसी ट्रायल, बिना किसी मुकदमे को, किसी भी व्यक्ति को शक के आधार पे जेल में रख सकते थे। ये था आपका रोलेट एक्ट 1919। अब जो ये रोलेट एक्ट है, इसी के विरोध प्रदर्शन में क्या हुआ था? इसी के विरोध प्रदर्शन में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। क्या हुआ था? जलियांवाला बाग हत्याकांड जो है
1919 में इसी के चक्कर में हुआ था और यहाँ पे आपके बहुत सारे लोग जो हैं वो मारे गए थे। अगर आपसे पूछ लेंगे है कहाँ पे जलियांवाला बाग, तो हम बता देंगे अमृतसर पंजाब के अंदर आपका जलियांवाला बाग है, जिसके अंदर बहुत सारे लोग जो है वो मारे गए। मारे क्यों गए? ये लोग जो है ये रोलेट एक्ट का विरोध कर रहे थे और यहाँ पे जो पंजाब के 2 सीनियर लीडर थे उनको बंदी बना लिया था अंग्रेजों ने। अब जब उन लीडर्स को बंदी बनाया तो इन लोगों ने विरोध प्रदर्शन करना स्टार्ट कर दिया और जनरल डायर ने गोली चलाने का हुक्म या ऑर्डर जो है वो दे दिया था। अब बात करते हैं नेक्स्ट, ईश्वर चंद्र विद्यासागर। ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने स्कूल कहां स्थापित किया लड़कियों के लिए? ईश्वर चंद्र विद्यासागर वही व्यक्ति हैं जिन्होंने लड़कियों की शिक्षा के लिए स्कूल भी खोला और विडो रीमैरिज भी स्टार्ट करवाई थी, यानी विधवा पुनर्विवाह जो है वो इन्हीं की देन है, कहीं ना कहीं आप कह सकते हो। तो इन्होंने कहां पे स्कूल खोला? तो इन्होंने भाई खोल दिया था कोलकाता के अंदर। कौन सा? ऑप्शन नंबर आपका डी जो है वो सही होगा। 1855 के आसपास या 1856 के आसपास विडो रीमैरिज कानून जो है वो पारित किया गया था। उसके बाद आता है नेक्स्ट भाई, इसमें कहा गया है कि भारत के हर एक नागरिक की ये जिम्मेदारी है कि वो भारत की एकता, ठीक है, और इंटीग्रिटी को बचाए रखे। यहाँ पे एक वर्ड कौन सा आएगा? संप्रभुता, एकता और अखंडता बनाए रखें, ये हमारी जिम्मेदारी है, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो यहाँ पे पूछा गया था यूनिटी और इंटीग्रिटी के अलावा इन चार में से कौन सा वर्ड आएगा जो भारत के हर एक नागरिक की रिस्पॉन्सिबिलिटी है? तो सोवर्जिनिटी, जिसे संप्रभुता भी बोला जाता है हिंदी में, वो प्रोटेक्ट करना भारत की वो हमारी जिम्मेदारी है, यानी भारत के हर एक नागरिक की जिम्मेदारी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई ज्योग्राफी टाइप में, या आप करंट अफेयर का भी मान सकते हो इसे। यहाँ पे कहा गया है, या स्टैटिक जीके का बोल सकते हो, ठीक है, कितने दिन तक हॉर्नबिल त्योहार आपका चलता है? सबसे पहली बात तो ये कि ये त्योहार कहां मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है नागालैंड राज्य के अंदर। कहां? नागालैंड। और ये कितने दिन के लिए चलता है? तो यहाँ पे हम ऑप्शन नंबर बी करेंगे सही। ये जो त्योहार है ये 10 दिन तक चलता है। यहाँ पे अलग अलग तरीके का पकवान बनाया जाता है, डांस किया जाता है और भी बहुत तरीके के यहाँ पे छोटे छोटे फंक्शंस जो हैं ऑर्गेनाइज करते हैं। और 10 दिन ये त्योहार नागालैंड राज्य के अंदर मनाया जाता है, जिसका नाम है हॉर्नबिल फेस्टिवल। आई थिंक ये चीज आपको समझ आई होगी कि इस तरीके के क्वेश्चन भी आपसे कई बार पूछ लेते हैं। नागालैंड की राजधानी आप मुझे बताओगे कमेंट सेक्शन में। अगर आप हरियाणा सिटी की तैयारी कर रहे हो तो कम से कम आपको ये तो पता होगा कि हरियाणा के कौन से राज्य की राजधानी कौन सी है, तो उसे जरूर बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, आप बताओ इनमें से कौन सा डांस की जो फॉर्म है वो परफॉर्म करी जाती है अरुणाचल प्रदेश में? विच अमंग द फॉलोइंग डांस, ठीक है, विच अमंग द फॉलोइंग डांस फॉर्म इज एसोसिएटेड विद द स्टेट ऑफ अरुणाचल प्रदेश? अरुणाचल प्रदेश में बतानी है भाई, तो क्या हम बता सकते हैं? तो पोपे डांस जो है वो आपका कहां किया जाता है? अरुणाचल प्रदेश में किया जाता है। आप मुझे अब ये बताओगे कि अरुणाचल प्रदेश की राजधानी जो है वो क्या है और पुराना नाम क्या था? पुराना नाम इसका था नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी। बता सकते हो अरुणाचल प्रदेश के बारे में। और साथ में अरुणाचल प्रदेश के अंदर कुछ पासिस या दर्रे हैं भाई, उन पासिस या दर्रों का नाम भी बताओ। और साथ में ये बताओगे कि जो आपकी ब्रह्मपुत्र नदी है, ब्रह्मपुत्र जो नदी है वो आपकी अरुणाचल प्रदेश में एंटर करती है कौन से पास के थ्रू? ठीक है, कौन से दर्रे के थ्रू ये एंटर करती है भारत के अंदर, या आप मुझे बताओगे कमेंट सेक्शन में। ठीक है, पासिस दर्रों के नाम भी आप मेंशन करोगे। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा आपका कॉम्बिनेशन सही नहीं है? क्या वुलर लेक जम्मू एंड कश्मीर में है? तो बिल्कुल सही बात है, वुलर लेक आपकी जम्मू एंड कश्मीर में ही है। नैनी लेक उत्तराखंड में है, तो नैनीताल कहां पे है? उत्तराखंड में, तो ये भी आपका बिल्कुल सही मिलान है। वेम्बनाड लेक महाराष्ट्र में है? नहीं, ये मिलान आपका सही नहीं है। तो आंसर आ जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। तो ये वेम्बनाड लेक है कहां पे? तो ये तो है केरला में। अगर यहाँ पे लोनार लेक होता, कौन सा? लोनार लेक होता, तो हम फिर ठीक मान लेते इसे, क्योंकि लोनार लेक महाराष्ट्र में है। नेक्स्ट आता है चिल्का लेक ओडिशा में, और ये भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। लार्जेस्ट सैलाइन वाटर लेक इन इंडिया, सैलाइन वाटर लेक इन इंडिया, भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील और मीठे पानी की झील। लार्जेस्ट फ्रेश वाटर
लेक ऑफ इंडिया कौन सी है भाई? सबसे बड़ी मीठे पानी की झील वुलर झील है, लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक ऑफ इंडिया। ठीक है, ये वेम्बनाड कहां पे है? केरला में है भाई। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपना, देखते हैं भाई। नेक्स्ट है, आप बताओगे कि आपका जाति आधारित जनगणना इनमें से कौन से राज्य ने करने की ठानी थी? तो जाति आधारित जनगणना कौन से राज्य, देखो काफी न्यूज में था ये आपका लास्ट ईयर भी, जाति आधारित जनगणना करने की बात जो है वो आपकी कौन से राज्य ने कही थी? क्या मध्य प्रदेश ने, राजस्थान ने, बिहार ने या त्रिपुरा ने? तो बिहार राज्य में इस तरीके की जो आपकी आवाज है वो हमें सुनने को मिली थी कि यहाँ पे जाति आधारित जनगणना जो है वो करी जा सकती है। तो आप याद रखेंगे कि जाति आधारित, ये यहाँ पे थोड़ा सा आप इसे ठीक कर लो भाई, ठीक है, एक सेकंड में यहाँ पे इसको थोड़ा सा दोबारा लिख देते हैं। हाँ, जाति आधारित जनगणना, इसको भाई एक मिनट रुक जाओ, इसको हम दोबारा लिख देंगे, थोड़ी सी मिस्टेक होगी इसमें, ठीक है, ई और जाति ये थोड़ा सा आगे पीछे आ गया, कोई नहीं, ये हम दोबारा कर देंगे भाई। अब आते हैं इसके ऊपर, कोड द जाति, ठीक है, जाति आधारित जनगणना की बात यहाँ पे करी गई है। और अब हम आते हैं नेक्स्ट पे, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, देख लेते हैं भाई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आ जाए भाई। हाँ, इसमें यह कहा गया है कि हाल ही में कौन सा भारतीय धार्मिक त्योहार है, हाल ही में कौन सा भारतीय धार्मिक त्योहार है जिसको आपका यूनेस्को ने इंटेंजिबल हेरिटेज साइट में शामिल किया है। यूनेस्को का हेडक्वार्टर कहां पे है? पेरिस के अंदर है, जो कि फ्रांस की राजधानी है। और इन्होंने रिसेंटली भारत का एक त्योहार है जिसे रिसेंटली किसमें, इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज साइट में शामिल किया है। तो वो कौन सा है भाई? वो है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि दुर्गा पूजा को शामिल किया गया है किसके अंदर, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट जो आपकी इंटेंजिबल है उसके अंदर। इंटेंजिबल का मतलब होता है जिसे आप छू ना सको। नेक्स्ट आपका आता है कि फंडामेंटल ड्यूटीज इनमें से कौन से आर्टिकल में मेंशन है? तो देखो आर्टिकल नंबर 51 ए के अंदर फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में बात करी गई है, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है वो हमारा यहाँ पे बिल्कुल सही होगा। तो इसको हम लगा सकते हैं। आप मुझे बताओगे कि रिसेंटली उत्तराखंड में इस आर्टिकल को लागू किया है, तो ये आर्टिकल किस चीज से संबंधित है? तो ये आर्टिकल काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और यूनिफॉर्म सिविल कोड से संबंधित है ये आर्टिकल, जिसे आर्टिकल 44 नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट आप देखोगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई, इनमें पूछा गया है इनमें से कौन सी जगह एटॉमिक पावर स्टेशन है? तो हीराकुंड, हीराकुंड तो डैम का नाम है भाई। नाहरकाटिया नाम की अगर जगह की बात करें तो यहाँ पे कच्चा तेल निकलता है। तातीपाका ना भाई, यहाँ पे भी नहीं है। काकरापर नाम की जगह है और ये कहाँ पे है? ये आपका गुजरात के अंदर है। और यहाँ पे हमें एटॉमिक पावर स्टेशन जो है वो देखने को मिलेगा। और गुजरात में भी कौन सा जिला? तो जिले का नाम है यहाँ पे सूरत जिले के अंदर आपको ये देखने को मिलेगा। कौन सा? काकरापर न्यूक्लियर पावर प्लांट है भाई, इस चीज को हम ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट अगर हम देखें तो नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, इसमें पूछा गया है बक्सर का युद्ध कब हुआ? देखो दो युद्ध थे। 57 में तो हुआ प्लासी का युद्ध, 57 में क्या हुआ? प्लासी का युद्ध हुआ। और 64 में हुआ बक्सर का युद्ध। तो 1764 यानी ऑप्शन नंबर डी जो है वो यहाँ पे सही होगा। पर यहाँ पे हम थोड़ा सा इसे देख लेते हैं। जो बक्सर का युद्ध है ये किस किस के बीच में हुआ? एक तरफ तो थी ईस्ट इंडिया कंपनी और दूसरी तरफ थी तीन पावर। एक तो था भाई शाह आलम द्वितीय जो कि मुगल शहंशाह थे। इसके साथ और कौन थे? इसके साथ थे सुजाउदौला, सुजाउदौला। तीसरा इसके साथ कौन था? तो तीसरा इसके साथ था भाई मीर कासिम। ये तीन एक तरफ थे और यहाँ पे अंग्रेज या ईस्ट इंडिया कंपनी एक तरफ थी। अब इस बक्सर के युद्ध को जब खत्म किया गया तो एक समझौता किया, ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद या इलाहाबाद का समझौता। और इसमें दीवानी अधिकार दिए बंगाल, बिहार, उड़ीसा के शाह आलम ने। यहाँ पे कंपनी को क्या मिला भाई? दीवानी अधिकार मिले। दीवानी अधिकार यानी टैक्स इकट्ठा करने का अधिकार कंपनी को दिया राजा ने, क्योंकि ये तो हार चुके थे। और आपकी विनर कौन थी? विनर थी ईस्ट इंडिया कंपनी। अब इस दीवानी राइट्स कहां कहां के दिए? टैक्स इकट्ठा करने का अधिकार दिया बंगाल का,
बिहार का और ओडिशा का, इन 3 जगह से अब ईस्ट इंडिया कंपनी टैक्स इकट्ठा करेगी। अब प्लासी के युद्ध की बात करूं तो प्लासी का युद्ध 1757 में हुआ, किस किस के बीच में, सिराजुद्दौला, दूसरी तरफ कौन था, तो दूसरी तरफ थे आपके रॉबर्ट क्लाइव, ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से। ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से कौन था भाई, रॉबर्ट क्लाइव था। तो याद रखेंगे कि कब बक्सर का युद्ध हुआ 64 में और प्लासी का हुआ 57 में, और किस किस के बीच में हुआ ये भी मैंने यहाँ पे आपको बताने की कोशिश करी है। यहाँ पे नेक्स्ट अगर देखें तो नेक्स्ट इसमें लिखा गया है कि जो आपका शब्द इंडिया है ये इंडस नदी से आया है। तो ये जो इंडस नदी है ये संस्कृत के कौन से शब्द से आया है, तो यहाँ पे सिंधु जो वर्ड है यही सिंधु वर्ड आगे जाके इंडस बनता है और यही इंडस आगे जाके इंडिया जो है वो बनता है। इतना हम याद रख लेंगे। तो अगर पूछें कि ये जो सिंधु है ये कौन सी भाषा का शब्द है, तो ये संस्कृत भाषा का शब्द है, ये भी बता सकते हैं। नेक्स्ट अगर देखें तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है यहाँ पे स्क्रीन पे कि भाई 2011 की जो जनगणना हुई थी उस जनगणना के आधार पे आप हमें बताओ कि भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है, 362 है, 382 है, 392 है या 412। तो 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर भारत की जनसंख्या घनत्व जो है वो हमें 2011 के अनुसार जो है वो देखने को मिलेगी। अब भारत की उस समय जो जनसंख्या है वो लगभग 121 करोड़ थी। कितनी थी, 121 करोड़ जो जनसंख्या है वो उस समय मानी गई है 2011 में, पर कुछ जो रिसेंटली डाटा पब्लिश किए गए हैं उनमें 150 भी मानी गई है। रिसेंटली भारत के प्रधानमंत्री ट्रंप से मिले और मुलाकात में उन्होंने कहा कि मैं भारत के 140 करोड़ लोगों की तरफ से आपको बधाई देता हूं कि आप अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति बन चुके हैं। तो यानी प्रधानमंत्री के हिसाब से अब जनसंख्या 140 करोड़ है। नेक्स्ट अगर आप देखोगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको आपकी स्क्रीन पे नजर आएगा, इनमें से दुनिया का जो सबसे बड़ा सांप है जिसे हम एनाकोंडा बोलते हैं, ठीक है, वो भाई कौन से क्षेत्र में पाया जाता है, क्या मॉनसून फॉरेस्ट क्षेत्र में, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट में, टेम्परेट ग्रासलैंड में या टेम्परेट एवरग्रीन में। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी जो है वो होगा ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। यहाँ पे हम क्या लिख देंगे कि ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट जो है वहां पे आपको एनाकोंडा जो है वो मिलेगा। और ये एक ऐसा जानवर है जो क्या बनाता है भाई, अकेला ऐसा सांप है जो आपका घोंसला बनाता है और उसके बाद अंडे देता है, बाकी सांप आपके घोंसले जो हैं वो नहीं बनाते। तो ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट में मिलेगा। अब ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट होते कहाँ पे हैं ये और समझ लो भाई थोड़ा सा। देखो ये अर्थ है, अर्थ को हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। ये 0 डिग्री जिसे हम बोलते हैं इक्वेटर लाइन, सबसे बड़ी लैटिट्यूड लाइन है 0 डिग्री। अब यहां पे आता है 23.5 डिग्री नॉर्थ और यहां पे आता है 23.5 डिग्री साउथ, ठीक है। अब ये जो रीजन है इसे बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और इसे बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। और इसी क्षेत्र में आपका ये फॉरेस्ट आपको मिलता है ट्रॉपिकल एवरग्रीन, जहां पे बारिश 200 सेंटीमीटर या इससे ज्यादा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कोलेरू लेक इनमें से कौन से राज्य में है, क्या आंध्र प्रदेश में है, कर्नाटक में है, केरला में है या तमिलनाडु में है। देखो जो कोलेरू लेक है वो आपकी कौन से राज्य में है, आंध्र प्रदेश के अंदर हमें देखने को मिलेगी। कौन सी, कोलेरू झील, और ये खारे पानी की झील है, समुद्र के किनारे है, इसको हम याद रखेंगे। और तमिलनाडु के बिल्कुल पास में है। पुलिकट लेक कहां पे है वो आप मुझे बताएंगे, किसमें, कमेंट सेक्शन में आप मुझे बताएंगे। और इनकी राजधानी भी बताओगे कि आंध्र प्रदेश की राजधानी क्या है, कर्नाटक की राजधानी क्या है, केरला की राजधानी क्या है और तमिलनाडु की राजधानी क्या है। तो यहाँ पे एक बंदरगाह है भाई, बंदरगाह भी देख लेते हैं, 1-2 नाम बताई दूं साथ के साथ में। आंध्र प्रदेश में है विशाखापट्टनम, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में है। अगर आपसे पूछे कर्नाटक में कौन सी है तो मैंगलोर पोर्ट जो है वो आपकी कहां पे है, कर्नाटक में है। केरला में कौन सी है तो केरला में आप बता सकते हो कोची नाम से एक बंदरगाह है केरला के अंदर। उसके बाद तमिलनाडु में अगर बात करें तो यहाँ पे कौन सी बंदरगाह है बता सकते हो, कौन सी बंदरगाह है भाई, चेन्नई पोर्ट आप बोल सकते हो, या फिर आप यहाँ पे बोल सकते हो मद्रास नाम से एक बंदरगाह यहाँ पे आपको मिलेगी। नेक्स्ट अगर देखें
तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ चुका है, इनमें से कौन सा व्यक्ति हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक को मिला के एक नया क्लासिकल म्यूजिक जो है वो क्रिएट किया है। तो इनमें 4 ऑप्शन है, उस्ताद छोटे गुलाम अली खान, उस्ताद अली बख्श खान जिसे 20वीं शताब्दी का तानसेन भी माना जाता है, तो उस्ताद अली बख्श खान, उस्ताद बड़े गुलाम अली खान या मुनव्वर अली खान। तो उस्ताद बड़े गुलाम अली खान जो है उसे 20वीं शताब्दी का तानसेन भी माना जाता है, जिसने आपका पुराना हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक और नया मिला के कुछ नई चीजें जो हैं संगीत के अंदर करने की कोशिश करी है। ये चीज हमें यहाँ पे इनके बारे में देखने को मिलेगी। तो यहाँ पे कुछ एक क्वेश्चंस थे जो आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट थे, आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट थे, और यहाँ पे आपको अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के नाम देखने को मिलेंगे, टेलीग्राम, व्हाट्सएप, इंस्टा और एक्स यानी कि ट्विटर। ठीक है, एक्स यानी कि ट्विटर। तो इन पे जाके आप क्या कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं। अदरवाइज टेलीग्राम पे जरूर जाएं और इस पीडीएफ को आप ले सकते हैं। अब बात आती है सर पीडीएफ भेज दी या नहीं। एक पीडीएफ मैंने आपको भेज दी जहां पे आप क्वेश्चन खुद प्रैक्टिस कर सकते हो, वहां पे सॉल्व नहीं किए गए, और ये आज हमारी बारी आती है भाई दूसरी पीडीएफ की। हम इसे करते हैं एक्सपोर्ट पीडीएफ के रूप में, ठीक है, और यहाँ पे हम इसे भेज देंगे। ठीक है, इसको लिख लेते हैं HSSC CET प्रैक्टिस सेट 1, ये हो गया सेव। अभी इसको आपके साथ जो है वो शेयर कर देंगे ताकि आप इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकें और इससे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकें। यहाँ पे लगभग 20 क्वेश्चन थे, आगे 30 मिलेंगे, फिर हम 30 से 40 क्वेश्चन हर एक प्रैक्टिस सेट में करेंगे। आज ये हमारा पहला प्रैक्टिस सेट था। आई थिंक क्वेश्चन आपको समझ आए होंगे कि किस तरीके के क्वेश्चंस आपके इंडिया जीके के अंदर पूछ सकते हैं, कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, वो सारी चीज़ें आप यहाँ पे देख सकते हो। अब मैं आपके साथ ये शेयर कर देता हूँ टेलीग्राम के ऊपर, और टेलीग्राम पे जाओगे और जाके सर्च करोगे, क्या करोगे भाई, सर्च एग्जाम टॉक्स, और यहाँ पे जब सर्च करोगे तो वहाँ पे आपको पीडीएफ मिल जाएगी। हो जा भाई नीचे, ये मैंने एक भेज रखी है पहले प्रैक्टिस के लिए। अब ये हम बात कर रहे हैं सॉल्व की। ये आ गई भाई, ये आपके पास पीडीएफ जो है ये आपको मिल जाएगी। आई थिंक वीडियो आपको सही लगी होगी, रिस्पॉन्स आपका देखते हैं कैसा आएगा, उस आधार पे काम करेंगे और दब के काम करेंगे अच्छे तरीके से। आई होप चीज़ें समझ आएंगी, बेहतरीन लगी होंगी। अगर किसी भी तरीके की कोई समस्या है तो डेफिनेटली आप पूछ सकते हैं। और आज हमारी हरियाणा जीके की क्लास भी रहने वाली है, तो शाम को वो क्लास जरूर देखें। काफ़ी मेहनत करी गई है, पीडीएफ बनाई गई है उसके लिए स्पेशली। आई होप आपको वो क्लास भी अच्छी लगेगी। शायद लास्ट क्लास में थोड़ी बहुत आप कह सकते हो आई थी 1-2 कमेंट में कि सर थोड़ा सा और ज़्यादा एफर्ट करने की ज़रूरत है, तो हमने उसके ऊपर डेफिनेटली आप सभी के लिए काम किया है। तो मिलेंगे नए सेशन में, और तब तक जय हिंद जय भारत। देखते हैं हाँ पीडीएफ आपकी आ चुकी है भाई, जाके देखें और क्वेश्चन प्रैक्टिस करें पहले, और उसके बाद देखिए कहाँ गलती है, क्या आंसर है, क्या नहीं है। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद जय भारत और जय हरियाणा।